हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड 2023 बैच के लिए नाविक डीबी जीडी और यांत्रिक के लिए। यहाँ पे हर रोज़ मतलब कि अब हर रोज़ T20 होगा और ये पार्ट 1 होने वाला है T20 का। T20 मतलब कि आज से ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है, इसमें 20 क्वेश्चन डिस्कस करें। T20 मतलब कि रोज़ 20 खेलेंगे, ओके। और साइंस का ये क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 आते हैं, लेकिन हम 20-20 इसलिए करा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिलीवर कर पाए, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए जो हो कोस्ट गार्ड का जो पेपर लीक होने वाला है सच में होने वाला है। और यहाँ पे लाइव 8 PM आज रहने वाला है। बाकी आप लोग को जिस टाइम पे आप लोग को सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा कि इस टाइम पे रखिए, तो उसी टाइम पे ये क्लास को रख दिया जाएगा। आज के लिए 8 PM है, मतलब कि आज के लिए 8 बजे से स्टार्ट है ये। और कल से आप लोग को जिस टाइम पे आप कहिएगा, ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, तो आप लोग उस पर पोल जरूर कर दीजिएगा, या फिर आपको यूट्यूब पे भी डाल रखा है कम्युनिटी पोस्ट में, उसमें भी पोल आप लोग कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से मैं अपना टाइम फिक्स कर दूंगा, ओके। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा जीडी के लिए, डीबी के लिए, यांत्रिक। वैसे साइंस का क्वेश्चन आपको चलता है, साइंस का मॉक टेस्ट 4 बजे, इंग्लिश का मॉक टेस्ट आपको 6 बजे चलता है। तो आप लोग बता दीजिएगा तो मैं टाइम इधर उधर कर सकते हो। कोस्ट गार्ड का पूरा पेपर लीक होने वाला है, तो सच में होने वाला है। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, इसमें से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगे, और आप पेपर दे के जब निकलिएगा तो कहिएगा सचमुच पेपर लीक हो गया था। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो। अदरवाइज स्किप करके आप जा सकते हैं। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे ज़रूर आप लोग ऐड हो जाए। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते और 2020 रोज़ खेलेंगे। कौन कौन तैयार है 2020 के लिए? फटाफट एक बार कमेंट कीजिए कि 2020 के लिए तैयार हैं आप। तो चलिए ये 2020 पार्ट 1 होने वाला है और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे किसी द्रव की वाष्पन की दर निर्भर करती है, किसी द्रव की वाष्पन की दर जो निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए में दे रखा है द्रव की प्रकृति पर, बी में दे रखा है द्रव और वायु के ताप पर, सी में दे रखा है द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, और डी में दे रखा है इन सभी पर। भाई साहब बड़ा मेहनत हुआ है इस क्वेश्चन को डिज़ाइन करने में, क्वेश्चन को पिक करके अच्छी तरीके से डिज़ाइन करने में। सो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और सपोर्ट करिएगा तो बहुत कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जो कि आप लोग सोचे भी नहीं होंगे, ओके। तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को, अभी तक आपने नहीं किया है तो चलिए। किसी द्रव की वाष्पन की दर निर्भर करती है द्रव की प्रकृति पर, द्रव और वायु के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, और डी इनमें से इन सभी पर। चलिए राइट आंसर बताएंगे कि जो वाष्पन की दर निर्भर करती है वो किस पर निर्भर करती है, आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, किसी द्रव की वाष्पन की दर निर्भर करती है। विश्वास करिएगा, अगर आपने ये पर डे आपने क्लास लेना शुरू कर दिया तो आपको एग्ज़ाम तक इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि मतलब जितना करा दिया जाएगा उसी में से आपका एग्ज़ाम में 10 में से 10 दिलाने वाली सीरीज़ हो जाएगी ये। पक्का आप लोग विश्वास करिए और लगे रहिए, मतलब कि पर डे आपको क्लास लेना है। ऑप्शन ए में दे रखा है द्रव की प्रकृति पर, बी में दे रखा है द्रव और वायु के ताप पर, सी में दे रखा है द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, और डी में दे रखा है इन सभी पर। तो फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए एंड ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देगा। तो किसी द्रव की वाष्पन की जो दर निर्भर करती है वो किस पर निर्भर करती है? द्रव की प्रकृति पर, द्रव और वायु के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, और इन सभी पर। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, ये जो वाष्पन की दर निर्भर करती है किसी द्रव की, वो द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, और द्रव और वायु के ताप पर भी निर्भर करती है, और उसके बाद द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इन सभी पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 2 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका, चलिए मैं इसको थोड़ा सा मिनिमम, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, जब प्रकाश एक माध्यम, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक हो गया है, यहाँ पे आप एक कर लीजिएगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो भौतिक राशि जो परिवर्तन नहीं होती है, वो बताना है जो परिवर्तन नहीं होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वो भौतिक राशि जो परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन नहीं होता है, ओके। तो वो आपको बताना है, ये नहीं कि दूसरा कुछ बताना है। मैं इसको कलर चेंज कर लूँ क्या? कलर मैं ब्लैक कर लेता हूँ, राइट, अब बेहतर रहेगा। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? मैंने ब्लैक किया था ना, चलिए ब्लैक कर लिया मैंने, हाँ
अब देखिए, तो इसका ऑप्शन ए में दे रखा है वेग, बी में दे रखा है तरंगदैर्घ्य, सी में दे रखा है आवृत्ति और डी में दे रखा है अपवर्तनांक। तो राइट आंसर क्या होगा चलिए बताते हैं। कौन बताएगा सबसे पहले? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह भौतिक राशि जो परिवर्तन नहीं होता, जो चेंज नहीं होता है, वो आपको बताना है फिजिकल क्वांटिटीज जो चेंज नहीं होगा। ओके, तो चलिए मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर होने वाला है। जो आपका चेंज नहीं होता है मैं आपको बता दूं, वेग परिवर्तित होगा, तरंगदैर्घ्य बदलेगा, अपवर्तनांक बदलेगा। यहाँ पे जो आवृत्ति दे रखा है ना, यही आपका चेंजमेंट नहीं होगा, जो कि ऑप्शन बी सी में आपको मिल जाएगा। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है अभिसारी लेंस वह होता है, अभिसारी लेंस वह होता है जो, अब बताइए क्या होता है वो। ऑप्शन ए में दे रखा है किरणें एकत्रित करता है, क्या करता है अभिसारी लेंस, क्या किरणें एकत्रित करता है, मतलब कि फोकस करता है एक जगह पे एकत्रित। बी में किरणें फैलाता है, मतलब कि क्या करता है, इसको फैलाता है, एक्सटेंड करता है, कि जो रे होता है उसको एक्सटेंड करता है। ऑप्शन सी में दे रखा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, अभिसारी लेंस क्या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, रियल इमेज बनाता है क्या, काल्पनिक बनाता है क्या, इमेजिनरी इमेज बनाता है क्या। तो चलिए आप लोग लिखना चाहे तो रे फोकस होगा, इसमें आप नोट कर लीजिए। जितना मुझे लग रहा है मैं बताते चलूँगा आपको इंग्लिश में। रे एक्सटेंडन मतलब कि फैलाना, एक्सटेंशन करना। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, राइट, तो आप लिख सकते हैं। और काल्पनिक मतलब कि इमेजिनरी इमेज बनाता है। चलिए अब आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूँ, अभिसारी लेंस जो होता है वो होता है जो क्या करता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई साहब, इतना टाइम लगाएंगे। तो वो होगा आपको जो किरण होता है एकत्रित करता है, जो कि ऑप्शन ए में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन ए आपका दे रखा है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, भाई साहब अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो, मतलब कि सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा ताकि थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। बाकी आप लोग को अब जो कहिएगा वो आपको लिए प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी प्रिज्म के लिए विचलन कोण अधिकतम होगा, मतलब कि किसी प्रिज्म के लिए आपको बताना है कि विचलन कोण जो होता है वो, ये विचलन कोण जो होता है वो अधिकतम कब होगा, अधिकतम होगा कब होगा वो आपको बताना है। अधिकतम होगा किसके लिए, किसी प्रिज्म के लिए, तो लाल रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, नीले रंग के लिए या फिर हरे रंग के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। क्वेश्चन नंबर है 4 और 4 का राइट आंसर कौन देता है। किसी प्रिज्म के लिए विचलन कोण अधिकतम होगा, लाल रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, नीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए। ओके, तो चलिए राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। तो चलिए मैं बता दूं, आपका जो राइट आंसर होने वाला है 4 का वो क्या हो जाएगा, वो होता है आपका बैगनी रंग के लिए, जो विचलन कोण अधिकतम होता है बैगनी रंग के लिए। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि निम्न में विद्युत का कुचालक है। क्वेश्चन नंबर है 5 और विद्युत का कुचालक, आपको सुचालक नहीं ध्यान देना है, यहाँ पे दिया है कुचालक, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए में दे रखा है ग्रेफाइट, बी में नमक का घोल, नामक हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, नमक का घोल, सी में दे रखा है नाइट्रिक एसिड और डी में दे रखा है शुद्ध पानी। भाई साहब तो फटाफट बताइए कि राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। निम्न विद्युत का कुचालक है ग्रेफाइट, नमक का घोल, नाइट्रिक एसिड या फिर शुद्ध पानी, प्योर वाटर। चलिए राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। निम्न में विद्युत का कुचालक बताना है, ध्यान रहिएगा, कुचालक। ओके, तो 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे नाइट्रिक एसिड जो दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि विद्युत का आपका कुचालक हो जाएगा। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपके 6 में दे रखा है हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 और हीरा और ग्रेफाइट आपको बताना है, डायमंड ग्रेफाइट जो है कार्बन के हैं, मतलब कि अप्रूफ हैं, तो मतलब कि क्या है, मतलब कार्बन के हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है समस्थानिक, बी में समभार, सी में अप्रूप और डी में दे रखा है सम न्यूट्रॉनिक। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा। और देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कौन देता है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के हैं, समस्थानिक, समभार, अप्रूप या फिर सम न्यूट्रॉनिक। ओके, चलिए मैंने ऑलरेडी शायद इसका आंसर बता दिया है, फिर भी देखते हैं कौन बच्चा बताता है कौन नहीं बताता है। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं, कार्बन के क्या है भाई साहब, वो कार्बन के अप्रूफ है। ओके, जो कि ऑप्शन सी में ऑलरेडी मैंने आंसर बता दिया था, फिर भी बहुत बच्चों ने बताया, कुछ ने गलती। हीरा और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के अप्रूफ है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए नहीं किया है तो।
और कैसा आपको लग रहा है सेशन ये ज़रूर बता दीजिएगा, और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, और गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है। गैस जो वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग गैस वेल्डिंग पता है ना आपको, होता है गैस वेल्डिंग होता है आपको। तो ये वेल्डिंग जो होता है वो उसमें प्रयुक्त गैस, कौन से गैस से गैस वेल्डिंग किया जाता है आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए में दे रखा है मीथेन, बी है एथेन, सी में एसिटिलीन और डी में दे रखा है एथीन। चलिए राइट आंसर देखते हैं कौन बताएगा। क्वेश्चन नंबर है 7 और 7 का राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ओके, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है, मिथेन, एथेन, एसिटिलीन, एथीन। यहाँ पे ध्यान देंगे एथेन है और यहाँ पे एथीन है। ओके, तो कंफ्यूज ना होइएगा कि एक ही ऑप्शन है। राइट, चलिए मैं आपको बता दूँ, गैस वेल्डिंग में जो प्रयुक्त गैस होता है उसे क्या कहते हैं, वो गैस होता है आपका एसिटिलीन, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, और 8 में देख लेते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 8 इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो किस चीज़ की जानकारी देता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 8, और 8 का राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ऑप्शन ए में दे रखा है मस्तिष्क की, बी में दे रखा है यकृत की, सी में दे रखा है फेफड़ों की और डी में दे रखा है अलिंद और नलियों की। चलिए राइट आंसर देखते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जानकारी देता है मस्तिष्क की, यकृत की, फेफड़ों की, अलिंद और नलियों की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ओके, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जानकारी किस चीज़ की देता है, मस्तिष्क, यकृत, फेफड़ों या फिर अलिंद और नलियों की। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो जानकारी किस चीज़ की देता है, अलिंदों और नालियों की, नीलियों की दे रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नीलियों की। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। भाई साहब क्वेश्चन को इस तरीके से डिज़ाइन करने में बड़ा समय लगा है, सो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब बताइएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, जो 20 क्वेश्चन पर डे चलेंगे। बस आप लोग एक टाइम फिक्स कर लीजिए किस टाइम पे आपको बेहतर है, आप लोग फ्री है। वह ग्रह जिस पर वायुमंडल है, वह ग्रह जिस पर वायुमंडल है, मतलब वह ग्रह बताना है जिस पर वायुमंडल संभव है। राइट, और मेरे ख्याल से सभी लोग बता देंगे, फिर भी देखते हैं। अगर कोई ऐसा भी है जो ये क्वेश्चन भी गलत कर रहा है तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ऑप्शन ए में दे रखा है पृथ्वी, बी में दे रखा है शुक्र, सी में दे रखा है बृहस्पति और डी में दे रखा है बुध। चलिए, वह ग्रह जिस पर वायुमंडल है, तो वायुमंडल पता है भाई साहब हम है कहाँ पे, पृथ्वी पर है, और पृथ्वी पर वायुमंडल है तभी तो यहाँ पे जीवित है हम लोग। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पृथ्वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 आपका 10 मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ। ये 10वां क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 10वां। ध्रुवों पर चुंबकीय सुई की स्थिति होती है। ध्रुवों पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI इसको लगा सकते हैं आप। ओके, ध्रुवों पर चुंबकीय सुई की स्थिति होती है, आपको बताना है ध्रुवों पर। ओके, पोल पे। राइट, ध्रुवों पर चुंबकीय सुई की स्थिति होती है, कैसी स्थिति होती है आपको बताना है। क्षैतिज, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप लगा लीजिएगा क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर, सी में दे रखा है 45 डिग्री और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और 10 का राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो ध्रुवों पर जो चुंबकीय सुई की स्थिति होती है वो कैसे होती है, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल या फिर 45 डिग्री पे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, जो वर्टिकल आपका राइट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे। तो चलिए भाई साहब अब आप बता दीजिए कि आपके 10 में से कितने सही हुए, 8 सही हुए, 9 सही हुए। अगर 10 में से 10 हुए हैं ना भाई साहब, आपकी तैयारी जो हो VVI हो चुकी है, मतलब कि आप तैयारी टॉप लेवल पे हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे। समझिए मॉक टेस्ट 1 कंप्लीट हुआ आपका 10 क्वेश्चनों का। इसमें आप लोग स्कोर बता दीजिए कि किसके कितने सही हुए। चलिए फटाफट एक बार बताइए, तो 10 में से किसके कितने सही हुए हैं एक बार बताइए। तो फिर मैं दूसरा मॉक टेस्ट, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि 2020 चल रहा है तो 2020 की तरह ही डिस्कस करेंगे। ओके, और इसमें पर डे समझ लीजिए 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन समझ लीजिए 2 मॉक टेस्ट रोज डिस्कस कर ले रहे हैं। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आपके लिए। तो ध्रुवों पर चुंबकीय सुई की स्थिति होती है, आपको बताना है क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, अब ऑलरेडी बता दिया है, वर्टिकल। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, मतलब कि मॉक टेस्ट नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये भी आपके मतलब कि समझ लीजिए क्वेश्चन पेपर होने वाला है 2 ये। ओके,
तो यहाँ से आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखे गए हैं क्योंकि चुन चुन के रखे गए हैं। अवतल लेंस हमेशा प्रतिबिंब बनाती है। अवतल लेंस जो होता है वो कैसे प्रतिबिंब बनाती है, हमेशा कैसे प्रतिबिंब बनाती है, वो आपको डिस्कस करना है। ओके, ऑप्शन ए देखा है छोटा, आभासी या फिर सीधा। ऑप्शन बी में दे रखा है छोटा, आभासी, उल्टा। सी में दे रखा है बड़ा, आभासी, सीधा। डी में दे रखा है छोटा, वास्तविक या उल्टा। चलिए राइट आंसर क्या होगा 11 का क्वेश्चन जो दे रखा है अवतल लेंस हमेशा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताइए। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे सही भी दे रहे हैं, ओके, कुछ गलत भी कर रहे हैं, तो मैं इसका बता दूँ। अवतल लेंस जो हमेशा प्रतिबिंब बनाती है वो कैसा प्रतिबिंब बनाती है, तो वो बनाती है छोटा। तो छोटा तो 3 चीज़ में है, छोटा वास्तविक, उल्टा, छोटा आभासी उल्टा, छोटा आभासी सीधा। तो चलिए मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो होगा छोटा, आभासी और सीधा, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, और क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है प्रोटीन का पाचन होता है। सारे ही बोल रहा हूँ ना क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं कोस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रोटीन का पाचन होता है। ऑप्शन ए में दे रखा है बड़ी आंत में, बी में दे रखा है छोटी आंत में, सी में दे रखा है मुख में, और डी में दे रखा है यकृत में। तो प्रोटीन का पाचन होता है वो किस में होता है वो आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, मुख में या फिर यकृत में। तो चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 12 और 12 का देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ओके, चलिए मैं बता दूं आपको, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, प्रोटीन का जो पाचन होता है वो किस में होता है, वो होता है आपका छोटी आंत में, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है, फ्यूज तार जो होता है किस धातु का बना होता है। और ये शायद VVI समझ लीजिए एक किसी न किसी शिफ्ट में मिल जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है एग्जाम में, कई बार आ चुका है। ओके, तो स्किप नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा फ्यूज तार किस धातु का बना होता है। ऑप्शन ए में दे रखा है तांबे का, जो फ्यूज का तार होता है वो ऑप्शन है रोज मेटल का। सी में दे रखा है नाइक्रोम, और डी में दे रखा है आपका टंगस्टन का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर है 13, और 13 का राइट आंसर देखते हैं कौन बताता है। ओके, तो फ्यूज तार किस धातु का बना होता है वो आपको बताना है, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिए, VVI है, और इसको बताना है आपको HW में। और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, तो आंसर दीजिए फटाफट, जब तक चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसका HW में आपको कमेंट सेक्शन में जब क्लास बंद हो, अभी तो ये लाइव चैट में आप लोग को मिलेगा, तो लाइव चैट में ऑप्शन में आपको जब क्लास सेशन बंद हो तो आपको कमेंट सेक्शन वाले में जाके इसको आंसर देना है इसका। ओके, और लास्ट में जाते जाते जब आप स्कोर बताइएगा तो आप जरूर बताइएगा कि मेरे 20 में से कितने सही हुए, ईमानदारी से। ओके, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, निगेटिव कट नहीं करना है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है वो भी बताना है। और 2 नंबर है, एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या देता है। ओके, जो एक आता है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम वो क्या देता है वो आपको बताना है। तो चलिए गति का द्वितीय नियम, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसको डील कर लीजिए। नियम, इससे क्या मिलता है द्वितीय नियम से, और जो फर्स्ट आपका है किसकी परिभाषा देता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है संवेग, ऑप्शन बी दे रखा है चाल की, बी में दे रखा है आपका बल की, आवेग की, बल की मतलब कि बल की। ओके, ऑप्शन दे रखा है डी में टंगस्टन। ओके, तो जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम है किसकी परिभाषा देता है, क्वेश्चन नंबर 14, और 14 का देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं, जो न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, मतलब कि ओके, तो गति का जो फर्स्ट लॉ होता है, ओके, तो जो इसका न्यूटन का जो प्रथम नियम है गति का, वो किस चीज़ की परिभाषा देता है, वो देता है बल की परिभाषा देता है, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम होता है, मैंने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है इसका, तो मान लीजिए सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट मैं आपको बता दूँ कि इसका जो सेकेंड नियम होता है न्यूटन का गति का जो द्वितीय नियम होता है, सेकंड लॉ
जो होता है न्यूटन गति का, वो किस चीज़ का देता है? सेकंड लॉ आपको देता है। ये तो मान लीजिए परिभाषा देता है फर्स्ट लॉ, लेकिन सेकंड लॉ जो देता है वो देता है क्या चीज़? सेकंड लॉ आपका देता है, चलिए मैं इसको लिख दूँ फिर से क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा। सेकंड लॉ जो आपका देता है, सेकंड लॉ आपका देता है किस चीज़ की? बल का जो क्या देता है? ये देता है सूत्र देता है, ये आपका सूत्र देता है, तो ये आपको देना है, ध्यान रखना है। सेकंड जो है फॉर्मूला देता है और पहला परिभाषा देता है बल का। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों ही क्वेश्चन है और कि एग्ज़ाम में आएंगे भी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है आपका 15 में दे रखा है मिलावट से द्रव का क्वथनांक। मिलावट से द्रव का क्वथनांक आपको बताना है कि क्या होता है, मतलब कि बढ़ता है कि घटता है। जैसे कि ऑप्शन ए में दे रखा है बढ़ता है, बी में दे रखा है घटता है, सी में दे रखा है परिवर्तित रहता है और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। मिलावट से द्रव का जो है क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए सबसे पहले राइट आंसर कौन देगा, और इसका राइट आंसर मिलावट से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो मैं आपको बता दूं मिलावट से जो द्रव का क्वथनांक होता है वो क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। क्वेश्चन नंबर है 15 और 15 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है यहाँ पे समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर है 16 और समतल दर्पण की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। VVI लगा लीजिए, चाहे वो एयरफोर्स की बात कर ले, कोस्ट गार्ड की बात कर ले, नेवी की बात कर ले और और NDA की भी बात कर ले। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ऑप्शन ए में दे रखा है 0, बी में दे रखा है अनंत, सी में दे रखा है 1 सेंटीमीटर और डी में दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर देखेंगे कौन बताएगा। क्वेश्चन नंबर 16 और 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो होती है, क्या होती है जल्दी से बताइए, वो आपकी अनंत होती है, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 16 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अनंत आपका दे रखा है। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 17 पे और क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है, 17 में दे रखा है किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। मतलब कौन सा ऐसा रंग है, इसमें से ऑप्शन दे रखा है जैसे कि जिसका अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ऑलरेडी मैंने एक बताया कि प्रकाश का मतलब कि विचलन सबसे ज़्यादा अधिक किसका था, तो आपने देखा उस समय मैंने आपको बताया भी। और चलिए किसका था विचलन, सबसे ज़्यादा अधिक विचलन किस रंग का होता है, वो ऑलरेडी बता दिया है मैंने, वो इसी वीडियो में बताया है। तो विचलन सबसे अधिक किस रंग का होता है वो आपको बताना है। और ये आपको कमेंट में बताना है क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और इसका आपको बताना है कि अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है किस रंग का होता है। ऑप्शन ए में दे रखा है बैगनी, ऑप्शन बी दे रखा है लाल, सी नीला और डी हरा। इस क्वेश्चन के लिए भी ऑप्शन यही रहेगा। तो चलिए आपको बता देना है कि राइट आंसर क्वेश्चन का 17 जो दे रखा है, क्वेश्चन 17 इसका राइट आंसर किसका हो जाए। तो किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैगनी रंग। बैगनी रंग के लिए जो होता है वो अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपके कितने पे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे आपका 18 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है, 18 में विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जो विद्युत मोटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन ए पे दे रखा है चुंबकीय प्रेरण पर, बी में दे रखा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर और सी में दे रखा है अन्योन्य प्रेरण पर और डी में दे रखा है इन सभी पर। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है वो आपको बताना है। चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, अन्योन्य प्रेरण पर और इन सभी पर। तो चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ओके, क्वेश्चन हमारा 18 और 18 का राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। तो मैं आपको बता दूं जो विद्युत मोटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा।
तो 19 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है निम्न में से कौन सी किरणें विद्युत एवं चुंबकीय किरणों से प्रभावित नहीं होती है। ऐसी कौन सी किरणें हैं जो आपकी विद्युत मतलब कि इलेक्ट्रिकल और चुंबकीय मैग्नेटिक जो आपका किरण होता है, रे होता है, मैग्नेटिक रे, इससे प्रभावित नहीं, इफेक्ट कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कौन से किरण से, ओके, विद्युत और चुंबकीय किरणों से प्रभावित नहीं था, कौन सी किरण है जिस पे विद्युत का भी और चुंबकीय किरणों का भी प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन ए में दे रखा है गामा किरणें, बी में दे रखा है बीटा किरणें, सी में अल्फा किरण और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है कि कौन सी किरणें जो है विद्युत या चुंबकीय किरणों से प्रभावित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर है आपका 19 और 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो चलिए मैं आपको बता दूं। जो ये किरणें होती है जो विद्युत या चुंबकीय किरणों से प्रभावित नहीं होती है, तो इसका आंसर राइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा गामा किरण, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। किस में? ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर चलेंगे आपके 20 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस सेशन का। ओके, तो 2020 आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर होने वाला है 20, कौन सी धातु जो विद्युत ऊष्मा की सर्वोत्तम सुचालक है। कौन सी धातु जो विद्युत ऊष्मा की सर्वोत्तम सुचालक है। यहाँ पे ध्यान देना है, सर्वोत्तम मतलब सबसे अधिक सुचालक आपको बताना है। क्या लिखा गया है? सुचालक लिखा गया है, तो आपको ये ध्यान देना है। ऑप्शन ए में दे रखा है लोहा, बी में है तांबा, सी में है सोना और डी में दे रखा है चांदी। तो ये आपको बताना है कि कौन सी धातु जो है विद्युत एवं ऊष्मा की सर्वोत्तम सुचालक है। बताना है विद्युत एवं ऊष्मा की, विद्युत और ऊष्मा दोनों बताना है कि सर्वोत्तम सुचालक है, वो आपको ध्यान में रखते हुए विद्युत एवं ऊष्मा की सर्वोत्तम सुचालक है। तो चलिए मैं इसका राइट आंसर आपको दे दूँ। इसका राइट आंसर होने वाला है सर्वोत्तम सुचालक किसे कहेंगे, तो वो कहेंगे चांदी को भाई साहब, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा चांदी। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो कि सर्वोत्तम सुचालक है विद्युत और ऊष्मा दोनों का। ओके, तो ये थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और ये 2020 सीरीज आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए। एंड इसी तरीके क्लास अगर आपको चाहिए तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 100 लाइक आपको करने हैं। और 100 लाइक हो जाएंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग का सपोर्ट आ रहा है। 100+ लाइक बस कर देना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो 100+ लाइक इसका अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो। एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर मतलब कि शेयर करिएगा तो सपोर्ट आएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और फटाफट क्या करना है, टेलीग्राम पे ऐड हो जाना है। इसका PDF आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हर रोज़ होगा T20 होगा, कभी कभी नहीं, अब रोज़ हम लोग पाकिस्तान से T20 करेंगे। और आपको फटाफट क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, PDF टेलीग्राम पे लेगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा, आपका 100% कोई भी डाउट होगा कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।